नमस्ते, मैं विकास। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिविडेंड डिसीजन एंड वैल्यूएशन ऑफ फर्म। आज हम समझेंगे फर्म की वैल्यूएशन क्या होती है, डिविडेंड को डिसाइड कैसे करती है फर्म। इन टॉपिक्स के ऊपर आज हमें पढ़ना है। और मैं आपको बता दूं, ये आपके एफएम का एक टॉपिक है। ये आपका एफएम एक सब्जेक्ट होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसका ये टॉपिक है। उम्मीद करता हूं आपको ये मेरा वीडियो पसंद आएगा और मैं आपकी उम्मीदों पे खरा उतरूंगा और आपको ये चैप्टर आसानी से मैं इसका बेसिक कंटेंट समझा दूंगा। आज हम इसका बेसिक कंटेंट पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास से इसका हम प्रैक्टिकल एक्सपोजर देखेंगे और डिफरेंट डिफरेंट स्कूल ने क्या क्या कहा है इसके बारे में वो भी पढ़ेंगे। जैसे वॉल्टर साहब ने क्या कहा है, ऐसे बहुत सारे लोग और भी हैं, गिलानी साहब जी हैं। इन सब के बारे में हमने समझना है, इन्होंने अपनी अपनी क्या क्या थ्योरी दी है और किस किस बेसिस पे हम इसको कर सकते हैं। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसे हम समझते हैं कि हमारा ये डिविडेंड डिसीजन है, इसे हम कैसे समझ सकते हैं और क्या क्या बेसिस पे हम अपनी फर्म की वैल्यूएशन को जज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक टेबल लिखा हुआ है, जिस टेबल का नाम है, एक स्टेटमेंट लिखी है जिसे मैं इनकम स्टेटमेंट भी कहता हूँ। मैंने लिखा है इनकम स्टेटमेंट के अंदर, देखो सेल्स दे रखा है। सेल्स में से आप वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हो, फिर कंट्रीब्यूशन निकल के आता है। फिक्स कॉस्ट माइनस करते हो, फिर आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी कि ईबीआईटी निकल के आता है। ये आपको पहले से चीज़ें पता थी। मैं आई होप मैं ये मान के चलता हूँ कि ये चीज़ आपको पहले से आती थी। मुझे टेबल आपको ज़्यादा सिखाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने बस एक रिवीजन फॉर्मेट के बेसिस पे आपको ये बता दिया है। मैं फिर से आपको रिपीट कर दूँ, ये टेबल मैं आपको याद नहीं करा रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं आपको ये रिवाइज करा रहा हूँ। ये मैं इस बार इस क्लास में इसको नहीं डाल रहा हूँ कि ये बनती कैसे है। मैं बस आपको समझाना चाह रहा हूँ इस टेबल के अंदर क्या क्या चीज़ें आपकी आती हैं, एक तरह से आपका रिवीजन फॉर्मेट हो जाए। तो सबसे पहले सेल्स आता है। सेल्स में से क्या माइनस करते हो आप, वेरिएबल कॉस्ट। फिर आपका क्या निकल के आता है, कंट्रीब्यूशन। फिर कंट्रीब्यूशन में आप एफसी माइनस करते हो, फिक्स कॉस्ट। तो आपका क्या निकल के आता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जिसे आप ईबीआईटी कहते हो, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। उसके अंदर आप माइनस करते हो इंटरेस्ट, तो मतलब एक एक चीज़ कम करते जाओ। ईबीआईटी में से आई कम होगा तो ईबीटी बचेगा, आई डिनोट्स इंटरेस्ट। फिर टी कम होगा, टी डिनोट्स टैक्स, तो क्या बचेगा, ईएटी लिख सकते हो, अर्निंग आफ्टर टैक्स बोल सकते हो, या पीएटी बोल सकते हो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। यहाँ तक तो लगभग लगभग मान के चलता हूँ सबको आता है। इसके बाद आपको क्या करना होता है वो ध्यान देना जरूरत है, क्योंकि हमारे ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि हमारा यहाँ पे जो टॉपिक है वो है डिविडेंड डिसीजन। वो टॉपिक कौन सा है हमारा, डिविडेंड डिसीजन। तो डिविडेंड अब यहीं से आपका काम शुरू हो रहा है, जो मेन टॉपिक है अब आपका यहीं से शुरू हो रहा है। तो जैसे ही आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा, क्या आएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा, उसके अंदर से आप माइनस कर देना प्रेफरेंस शेयर होल्डर का डिविडेंड। क्या माइनस कर दोगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का डिविडेंड। उसके बाद क्या निकल के आएगा, प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। क्या निकल के आएगा, प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, यानी कि सबसे पहले ईबीआईटी। ऊपर वाली सारी चीज़ें मैं कह रहा हूँ कि भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। ईबीआईटी, क्योंकि वहाँ से दिक्कत कॉम्प्लिकेशंस आती है आप लोगों को। ईबीआईटी में क्या माइनस करोगे, ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। पहले इंटरेस्ट गायब होगा तो ईएटी बचेगा, सॉरी ईबीटी बचेगा। फिर क्या गायब होगा, टी गायब होगा, टैक्स गायब होगा, तो क्या बचेगा, अर्निंग आफ्टर टैक्स या फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। उसमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर का डिविडेंड माइनस कर दो। उसके बाद जो बचेगा प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। उसके बाद आपको एक रेशो निकालना है, जिसे मैं क्या कर रहा हूँ, अर्निंग पर शेयर, जिसे मैं क्या कर रहा हूँ, ईपीएस निकालना है। तो जो भी आपका यहाँ पे आ रहा होगा ना, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, डिवाइड कर दोगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और मैं आपको पहले क्यों बता रहा हूँ, अभी कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हो रही, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि यहाँ पे क्लियर कर पाऊँ। एक बार अगर प्रैक्टिकल बता दूंगा थोड़ा ना, तो फिर जो आगे मैंने थ्योरी के कंटेंट यहाँ पे आप लोगों के लिए लिखे हैं नोट्स बना के, वो आपको समझ में आ जाएंगे। आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप करो, मैं आपको नोट्स बिल्कुल भेज दूंगा। ठीक है, तो अभी एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेते हैं, इसका समझते हैं कि हमारी प्रॉब्लम और पेज कहाँ फंस रहा है और मैनेजमेंट को क्या दिक्कतें आती हैं डिविडेंड को डिसाइड करने के लिए। फिर हम समझेंगे कि इस चैप्टर को और कैसे हैंडल किया जा सकता है। और ये चैप्टर जब भी मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, जब भी ये चैप्टर आप करो, तो आप ये मान के चलो यू आर अ फाइनेंशियल मैनेजर, फंड मैनेजर हो आप, और आपको ही मैनेज करना है कि डिविडेंड कितना देना कितना नहीं देना, आज देना है कि नहीं देना है। ये आपके पेज यहाँ पे फंसेंगे और इसी को हम यहाँ पे पढ़ेंगे प्रैक्टिकल वे में। राइट, शुरू करते हैं और एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेके चलते हैं, फिर हम मान के चलते हैं। फिर मैं आपको 2 क्वेश्चन भी एक होमवर्क के लिए दूंगा, आप उसका आंसर ईपीएस बताओ मुझे। सिर्फ ईपीएस पे हमारे को गाड़ी नहीं रोकनी है, ईपीएस के आगे डिविडेंड पे आउट रेशो भी आपको निकालना है, प्राइस अर्निंग रेशो भी आपको यहाँ पे निकालना है, डिविडेंड यील्ड रेशो भी आपको निकालना है, जो आज नहीं करेंगे, नेक्स्ट क्लासेस में हम करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं और देखते हैं हमें कितना समझ में आ रहा है और हम कितना कर पा रहे हैं। चलो, मैं मान के चलता हूँ मेरी जो सेल्स है वो 5 लाख रुपीज़ की है। और मैं मान के चलता हूँ, इमेजिनरी क्वेश्चन है, कहीं राइट डाउन नहीं है, राइट डाउन आपको क्वेश्चन मिलेगा, उसे आपको सॉल्व करना है, ये आपका होमवर्क रहेगा। मेरी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो मान के चलता हूँ कि मेरी वो 10,000 है। राइट, तो मेरा यहाँ से कंट्रीब्यूशन निकल के आएगा, वो निकल के आएगा मेरा 4,90,000।
मैं मान के चलता हूँ मेरी फिक्स कॉस्ट जो है वो कितनी है 90,000 है, तो मेरा यहाँ पे EBIT निकल के आएगा, EBIT मेरा निकल के आएगा 4 लाख रुपीज़ का। इसमें से मैं माइनस कर दूंगा इंटरेस्ट, जो मेरा इंटरेस्ट होता है, मैं इंटरेस्ट में मान के चलता हूँ कि मेरा इंटरेस्ट लेट से 40,000 रुपीज़ है, तो मेरा यहाँ पे निकल के आता है 3,60,000 रुपये प्रॉफिट बिफोर टैक्स। मैं मान के चलता हूँ टैक्स मेरा 60,000 है, तो यहाँ पे मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो आ रहा है कितना आ रहा है 3 लाख रुपीज़ आ रहा है, ठीक है। फिर मैं मान के चलता हूँ मेरा जो प्रेफरेंस डिविडेंड है वो है लेट से गेस करते हैं, मान लेते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड 10,000 है। जैसे ही मैं माइनस करूँगा तो मेरा निकल के आ जाएगा प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, जो मान के क्या चलना कैलकुलेशन वे के हिसाब से 2,90,000 आ रहा है, ठीक है। इस फार्मूले के हिसाब से आपने फार्मूला देखा होगा, इस फार्मूले में लिखा है प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। इस फार्मूले में क्या लिखा है, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, और वो कितना आ रहा है आपका 2,90,000। कितना आ रहा है वो 2,90,000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर में मान के चलता हूँ, मान लेते हैं 29,000 थे, इतने शेयर थे इक्विटी शेयर जो आपने किए थे, तो उसको आप जब आप डिवाइड करोगे तो ये निकल के आएगा 10। तो आपका क्या निकल के आएगा 10। तो अर्निंग पर शेयर कितना है, हर इक्विटी शेयर को कितना मिल रहा है 10 रुपये मिल रहा है। कितना मिल रहा है 10 रुपये। एक बार ये क्वेश्चन आप लोग दोबारा देख लीजिए। तो सबसे पहले सेल्स में से हमने माइनस किया वेरिएबल को, जो मैंने 10,000 मांगी थी, उससे मेरा 4,90,000 एक बैलेंस निकल के आ रहा है जिसे मैं कंट्रीब्यूशन कह रहा हूँ। उसमें से मैंने फिक्स कॉस्ट माइनस करी 90,000 की, तो मेरा EBIT कितना आ गया 4 लाख आ गया। इंटरेस्ट माइनस किया 40,000 तो मेरा EBT निकल के आ गया 3,60,000। टैक्स माइनस किया 60,000 तो मेरा PAT आ गया 3 लाख। और इस तरह से प्रेफरेंस डिविडेंड 10,000 माइनस किया तो प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर 2,90,000 आ गया। 2,90,000 डिवाइड में 29,000 जो इक्विटी शेयर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर थे। अब आप कहोगे फिगर आपने कैसे काउंट करी, वो हमें समझ में आ रहा है, लेकिन कहाँ पे क्या लिखा है हमें नहीं दिख रहा कि कहाँ पे 29,000 लिखा हुआ है, कहाँ पे 10,000 लिखा, कहाँ 40,000 लिखा। तो मैं आपको बता रहा हूँ ये इमेजिनरी है, आपको बस पढ़ाने के लिए मैंने ऐसी फिगर्स बना ली जिससे मेरा वर्ड टू वर्ड टैली हो जाए, आपको सिखा पाऊँ। थोड़ा प्रैक्टिकल एक्सपोजर होना जरूरी है। आप लोग टेंशन मत लो, आप लोगों के लिए पूरी चीज़ें मिलेंगी। सेल्स कितनी, वेरिएबल कॉस्ट कितनी, फिक्स कॉस्ट कितनी है, इंटरेस्ट कितना है, टैक्स कितना है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या डिविडेंड देने वाले हो, क्या डिविडेंड नहीं देने वाले, इसका मैंने पूरा क्वेश्चन बना के रखा है। आप लोग वहाँ पे जाके देख के उसको आंसर निकालो, EPS बताओ और मुझे कमेंट में आंसर करो या मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो आपका क्या आंसर आ रहा है। मैं उस हिसाब से आपको बताऊँगा अपना आंसर ठीक निकाला या नहीं, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए तैयार करके रखे हैं। 2 क्वेश्चन को आप ध्यान से देख लीजिए। सेल्स दे रखी है 10 लाख रुपये, वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है 4 लाख रुपीज़, फिक्स कॉस्ट दे रखी है 1 लाख रुपीज़, इंटरेस्ट दे दिया 10,000 और टैक्स दे दिया 4,000, फिर प्रेफरेंस डिविडेंड 1,000 रुपये दे दिया, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 1 लाख बता दिए। आपको EPS बताना भाई बता लोगे, सब कुछ पता है। टेबल जाओ, टेबल देखो, उसको टेबल के हिसाब से अकॉर्डिंग सॉल्व करो, आंसर बताओ मुझे क्या आ रहा है, ठीक है। EBIT दे दिया, इंटरेस्ट दे दिया, टैक्स दे दिया, फिर प्रेफरेंस डिविडेंड दे दिया, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर फिर से बताना, बता दोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने EBIT से क्वेश्चन शुरू कराया, क्वेश्चन को छोटा कराया ताकि नीचे वाला मेन फोकस है वो आप लोग अच्छे से समझ पाओ। बता दोगे, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। और आंसर मुझे चाहिए क्योंकि इसके आगे मैंने नेक्स्ट क्लास में डिविडेंड पे आउट रेशो, डिविडेंड यील्ड रेशो, अर्निंग पर शेयर, इन जो आप निकाल रहे हो इस बेसिस पे मैं उसको आगे वाली जो 3 रेशो मैंने बताई है उसको भी हम निकालना सीखेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, मुझे व्हाट्सअप कर दो, मैं आपको क्वेश्चन भेज दूंगा। या फिर ऐसे तो मैंने ये वीडियो आप पॉज करके डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा और क्लियरिटी के साथ दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं मेन प्रैक्टिकल एक्सपोजर। अभी तो आपने देख लिया कि अर्निंग पर शेयर निकलता कैसे है, लेकिन ये तो सबसे एंड प्रोसीजर होगा। ये सबसे क्या ज़्यादा कौन सा प्रोसीजर होगा, ये सबसे एंड प्रोसीजर होगा। अभी तो प्रॉब्लम है, अभी क्या है, प्रॉब्लम है। डिविडेंड आएगा कैसे ये हमने निकाल लिया, क्यों निकाल रहे हैं ये नहीं समझा। ये तो पता है शेयर होल्डर को देना पड़ेगा, ये तो सबको क्लियर है, लेकिन क्यों उतना ही क्यों निकाल रहे हैं, उतना ही क्यों निकाल रहे हैं ये भी जानना हमारे लिए ज़रूरी है। चलिए समझते हैं इसका थोड़ा थ्योरेटिकल एक्सपेक्ट समझते हैं। जो आप प्रैक्टिकली मैंने क्वेश्चन बता दिए उससे आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे। आई होप आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले अब शुरुआत हो रही है। आपको जो आप समझना चाह रहे हो, जो आपकी प्रॉब्लम्स होंगी वो प्रॉब्लम्स भी मैं बताऊंगा और आपको डील करना है एज अ फाइनेंस मैनेजर। आपको क्या बनना है, फाइनेंस मैनेजर। कस्टमर मत बनना, वो तो हमेशा रोएगा कि उसको कम मिला है। क्या बनना है, फाइनेंस मैनेजर, क्योंकि आपका जॉब है यार ये, आपको इसी फील्ड में आगे बढ़ना है।
देखिए डिविडेंड क्या है, डिविडेंड मतलब जो आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकाल रहे हो, पीछे भी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकला था, याद करो, प्रेफरेंस के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया था, उसके बाद प्रेफरेंस निकाला था, फिर उसके बाद आपने इक्विटी का निकाला था। तो डिविडेंड जो निकाल रहे हो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकल रहा है। अब यहाँ डिविडेंड मतलब प्रेफरेंस को भी इंक्लूड करो, क्योंकि स्पेसिफाइड नहीं किया इक्विटी का निकालना है या प्रेफरेंस का निकालना है, तो अभी दोनों का लेके चलो। तो दिक्कत क्या है यहाँ पे, अभी हम समझते हैं। अभी पहले हम समझ लें डिविडेंड का मतलब क्या है। डिविडेंड जो आप निकाल रहे हो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकाल रहे हो। अब समझ में आ रहा है कि मैंने पहले क्वेश्चन क्यों कराया, ताकि आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर समझ में आ जाए, तभी तो समझोगे, नहीं तो बस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिमाग में चलाते क्यों क्यों पता नहीं चलता। तो अब पहले प्रैक्टिकल करना जरूरी था। तो डिविडेंड क्या है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आप डिविडेंड निकालते हो और किसे देते हो, डिस्ट्रीब्यूट किसे करते हो, शेयर होल्डर को। डिविडेंड जो है वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकलता है। और क्या अपनी जेब में रख लोगे निकाल के कि नहीं नहीं हम तो नहीं देंगे, हमारा तो मन नहीं कर रहा, हमें तो चाहिए, हम तो बच्चे, हम तो लेके रहेंगे। नहीं, ऐसा कभी मत करना। यू आर ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन। कैलकुलेट करो और किसे देना है, शेयर होल्डर को, क्योंकि डिविडेंड का मालिक कौन है, शेयर को ही तो शेयर होल्डर को दोगे, डिवेंचर होल्डर को नहीं दे देना। उसका राइट तो इंटरेस्ट पे होता है, इस पे नहीं होता, डिविडेंड पे नहीं होता। ठीक है, तो सबसे पहले प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालो, फिर क्या निकालो, डिविडेंड, और किसे दे दोगे, शेयर होल्डर। ठीक है, किसे दे दोगे, शेयर होल्डर को। अगर आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हो, ऐसा भी तो हो सकता है कि आप ना दो डिविडेंड। भाई वैसे तो अगर डिक्लेयर कर, रूल क्या कहता है, लॉ क्या कहता है, अगर डिविडेंड डिक्लेयर कर लिया तो देना ही पड़ेगा, 30 दिन के अंदर देना पड़ता है, चाहे कुछ भी हो जाए। वंस अ डिविडेंड हैज बीन डिक्लेयर हैज टू बी पे शेयर होल्डर। इफ यू आर अनेबल टू पे देन स्पेसिफाइड रीजन, अदरवाइज you are going to be sued by shareholders, or your company has been called, your company has been taken action by NCLT, जो एक इसकी स्पेसिफाइड बॉडी होती है। इसके ऊपर सेबी एक्शन ले सकती है, क्योंकि डिविडेंड से जुड़ा हुआ मैटर है। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट डिसीजन ले सकता है। ऐसी बहुत सारी चीज़, अथॉरिटीज़ हैं जो उनको बनाई गई है, जो उनके ऊपर वॉच करती है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते तो उसे आप क्या कह रहे हो, रिटेन अर्निंग। भाई देखो, ऐसा कुछ गलत पाप नहीं किया आपने। अगर या तो ये आपके ऊपर चॉइस होती है, या तो आप उनको डिविडेंड दो या ना दो। अगर देते हो तो वो क्या हो जाता है, आपका डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बात खत्म होगी। नहीं देते हो तो उसका नाम क्या होता है, रिटेन अर्निंग। कई बार आपसे पूछा जाता है व्हाट इज रिटेन अर्निंग, मतलब डिविडेंड इज एक्सरसाइज बट अनेबल टू पेड बाय कंपनी। देयर इज सो मैनी रीजन, कंपनी नहीं चाहती, कंपनी वांट्स टू टेक रिजर्व, क्रिएट रिजर्व, क्योंकि रिजर्व अच्छा रहेगा तो आपको लोन अच्छे मिल जाएंगे, इन्वेस्टमेंट्स अच्छी आ जाती हैं। ये सारे रीजंस हो सकते हैं। और कंपनी इज अनेबल टू पे, कोई और रीज़न हो सकता है, कंपनी का मान लो लॉस चला, जैसे कोरोना वायरस चल रहा है, तो इस केस में कोई भी कंपनी डिविडेंड शायद ना दे। ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। अनएथिकल चीज़ें भी होती हैं, जिसमें वो तो चलो बेकार की चीज़ें हैं, लेकिन ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो अननेचुरल हो गई, जैसे कोरोना वायरस चल रहा है, इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। तो ऐसे केस में भी शायद कंपनी डिविडेंड ना दे। देखो, डिविडेंड डिक्लेयर कर दिए दे तब देगी, डिविडेंड डिक्लेयर ही नहीं कर रही तो फिर कोई इक्विटी शेयर होल्डर बोल ही नहीं सकता कि मुझे चाहिए। कंपनी बहुत से उसका रिजर्व एंड सरप्लस बना सकती है, आने वाले टाइम में उससे कंपनी फ्यूचर बेनिफिट ले सकती है। अभी मैं समझाऊंगा कैसे, उसको भी समझाऊंगा। पहले समझो, प्रॉफिट डिक्लेयर हुआ, आफ्टर टैक्स हुआ, उसके बाद देना है किसको, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को और इक्विटी शेयर होल्डर को। दे दिया, ठीक है, नहीं दिया तो उसका नाम क्या रख देंगे, रिटेन अर्निंग। मतलब आने वाले टाइम में वो प्रॉफिट को इकट्ठा कर दिया, जब देना होगा कंपनी देगी। डिक्लेयर कर दिया तो देना पड़ेगा, तब रिटेन अर्निंग नहीं बनेगा, ध्यान रखना। सिमिलरली पॉइंट को समझो, अ कंपनी मे हैव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एज वेल एज इक्विटी शेयर कैपिटल। देखो क्या लिखा है, अ कंपनी मे हैव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एज वेल एज इक्विटी शेयर कैपिटल। मैं ऊपर से बताता आ रहा था, कोई नया पॉइंट मैंने नहीं बताया। कंपनी के पास दोनों होता है। एंड डिविडेंड मे बी पेड बोथ टाइप ऑफ कैपिटल्स। भाई दोनों को डिविडेंड देना, पीछे आप देख के आ चुके हो, ठीक है। लेकिन इसके बाद जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे आप ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना। यहाँ पे डिबेटेबल मैटर क्या आने वाला, उसको आप खत्म कर देंगे हम। प्रेफरेंस क्या होता है, फिक्स्ड। प्रेफरेंस के ऊपर जो डिविडेंड देते हो फिक्स होते हो, पहले से डिसाइडेड होते हैं कि भाई हमें इतना चाहिए। देखते हो नहीं, 12% प्रेफरेंस शेयर, 10% प्रेफरेंस शेयर, 9% क्यूमुलेटिव, पता नहीं ऐसी बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं, कन्वर्टेबल, ये वो दुनिया भर की चीज़ें लिखी होती हैं। लेकिन उसके आगे परसेंटेज फिक्स होता है, यानी उनको इतना मिलेगा ही मिलेगा, वेदर कंपनी इज गोइंग टू बी लॉस और कंपनी गोइंग टू बी प्रॉफिट। द प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैज़ बीन पेड बाय कंपनी एज डिसाइडेड प्री फिक्स रेट विच इज़ contractual rate, when a preference shareholder is going to be purchased preference share, the company has been declare the fixed rate of dividend at the time of purchase। और कंपनी उससे कभी भी मुकर नहीं सकती कि हमने ऐसा कब कहा था, क्योंकि सब कुछ पहले से फिक्स होता है। ठीक है, तो
प्रेफरेंस शेयर को क्या मिलता है, फिक्स होता है, और इक्विटी शेयर को क्या मिलता है, वेरिएबल इन नेचर मिलता है, यानी डिसाइडिंग होता है। किसको डिसाइड करना पड़ता है, प्रॉफिट की सिचुएशन को देखते हुए, डिपेंड्स अपॉन प्रॉफिट। क्या तो अगर हाई प्रॉफिट आया तो ज़्यादा मिल जाएगा, कम आया तो कम दे देंगे, लेकिन ये पहले से डिक्लेयर नहीं होता कि तुम्हें 2 देंगे 4 देंगे। ये कंपनी जब कंपनी के पास प्रॉफिट होती है ना, वो जब डिक्लेयर करती है कि हम 4% डिविडेंड देने के लिए दे रहे हैं, वैसे इतना नहीं देती है, बहुत बड़ी कंपनी हो जाती है इतना दे देती है, दुबई कई अच्छी कंपनियां देती भी हैं। 4% कंपनी डिविडेंड देने जा रही है तो 4% फिर क्या हो जाती है, कंपनी वापस नहीं ले सकती, उसको देना ही देना पड़ेगा, राइट। और ये डिसीजन कौन लेता है, आप लोग, मैं तो कब से कहता आ रहा हूँ, प्रॉफिट का डिसीजन कौन लेगा, देना डिविडेंड का डिसीजन कौन लेगा, फाइनेंशियल मैनेजर। सारी सरदर्दी आपकी, लेकिन पैसा भी तो आप ही कमाओगे। यू आर वन ऑफ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, एवरीवन इज वॉचिंग यू, for that you are taking decision of dividend is going, what is going to be taken or not going to be taken। मतलब ये कि आप फाइनेंस के सबसे बड़े एक्सपर्ट माने जाओगे, आपकी तरफ ही सब देखेंगे कि भाई बताओ डिविडेंड का क्या किया जाएगा, कितना दिया जाएगा, कंपनी की करंट सिनेरियो को देखते हुए। बहुत सारी स्टडीज़ करनी पड़ती है उसके लिए, क्या क्रेडिटर हमारे ऐसे मेच्योर हैं, डेटर हमारे मेच्योर हैं जो देंगे नहीं देंगे, क्रेडिटर को हमें कब देना है, हमारे पास कौन कौन सी एसेट्स पड़ी हैं, हमारा कौन कौन सा फंड पड़ा हुआ है, हमारे पास कौन कितने कितने लेबर्स की वेजेस रुकी हुई है। बहुत सारे डिसीजंस को लेने के बाद तब जाके ये क्लियरेंस की जाती है। बहुत सारी बड़े लेवल पे मीटिंग होती है, अकेले आप नहीं करने वाले हो। हाँ, आपको ओपिनियन सबसे ज़्यादा मैटर करता है, वहीं पर आपसे पूछा जाएगा। तो चलो एक बार को फिर से फ्लैश कर लेते हैं, हम क्या पढ़ रहे थे यहाँ पर। डिविडेंड जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं किसे, शेयर होल्डर को। इफ़ नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड तो उसे हम क्या बोल देंगे, रिटेन अर्निंग। सिंपल है, कंपनी में है प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर, और दोनों कोई कंपनी क्या कर रही है, डिविडेंड कर रही है। लेकिन हमारे यहाँ डिबेटेबल मैटर क्या नहीं है, प्रेफरेंस शेयर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हम किसे देने, हम किसके लिए बात करने वाले हैं, इक्विटी शेयर। क्योंकि झगड़ा तो वहीं पर है ना, उसको कम भी देना है और ज़्यादा भी देना है और नहीं भी देना है। लेकिन प्रेफरेंस को तो देने देना, ये नहीं कि वो डिबेट से तो बाहर हो गया, उसे डिबेट से तो आप बाहर कर दो। प्रेफरेंस के बारे में तो डिस्कशन ही नहीं है, हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, इक्विटी के लिए। और ये डिसीजन कौन लेगा, आप लोगे, क्योंकि आप कौन हो, फाइनेंशियल मैनेजर। आप कौन हो, फाइनेंशियल। अब देखो, डिविडेंड भी आप 2 तरह से दे रहे हो, डिविडेंड भी आप 2 तरह से दे सकते हो, या तो कैश में दे दो या बोनस में दे दो। अभी मैं एक प्रैक्टिकल बैलेंस शीट के थ्रू आपको समझाऊंगा क्या होने वाली सारी कहानी। फिर से मैं वाली शीट रिवाइज कराऊंगा और तब मैं समझूंगा कि आपको समझ में चीज़ें आई हैं, तब इसके प्रैक्टिकल एक्सपोजर से आने वाली वीडियोज़ में आप उस पर कर पाओगे। डिविडेंड आप 2 तरह से दे सकते हो। अब सारी बात इक्विटी पे और ही ध्यान रखना, प्रेफरेंस को तो डिबेट से बाहर कर दो। क्यों, क्योंकि उसको फिक्स रेट देना है, उसके ऊपर क्या डिस्कस करोगे, क्या देना क्या नहीं देना, उसके ऊपर से सवाल ही खत्म हो गए हैं। क्यों, अभी मैं 4 सवाल पूछूंगा, 4 सवाल में वो कहीं भी आपको नहीं दिखने वाला, तो सारी डिबेट इक्विटी पे चलेगी। तो क्या दे सकते हो, या तो उसको आज कैश दे दो या फिर बोनस दे दो। कैश आज देना है कल देना है, इसके ऊपर बहुत सारे मॉडल्स हैं, उसके ऊपर हम स्टडी करेंगे। जैसे वाल्टर साहब ने कुछ कहा, MM मॉडल ने कुछ होता है, उसमें उन्होंने कुछ कहा कि आज देना है कल देना है, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो अभी क्या है, अभी समझो डिविडेंड 2 तरह से दे रहे हैं, कैश पे दे सकते हो या फिर बोनस के थ्रू दे सकते हो। फिर अगर आप कैश पे कर रहे हो तो आपका कैश फ्लो इफेक्टेड हो जाएगा, सीधी बात है। कैश दोगे तो कैश कम हो जाएगा, और कैश लिक्विडिटी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है बिजनेस के लिए। इफ़ देयर इज़, लिखा है ना, देयर इज सम क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर, उसके आगे कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसका जवाब उसी के पास होता है और उसे निकालना पड़ता है। पूरे चैप्टर में आप इन सवालों के जवाब ही निकालने वाले हो। क्या क्या है, डिविडेंड पेड और नॉट टू बी पेड, इक्विटी शेयर होल्डर, उसे देना है या नहीं देना है। नहीं दोगे तो क्या सिनेरियो है, दे दोगे तो क्या सिनेरियो। क्योंकि फंड फ्लो, आपका जो कैश फ्लो बहुत ज़्यादा इफेक्टेड नहीं होना चाहिए। पैसा जब बाहर जाएगा तो ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन पैसा बाहर नहीं जाएगा तो आपकी इन्वेस्टर आपके ऊपर भरोसा नहीं करेंगे, आपकी गुडविल ख़राब हो सकती है। देखो, कोई शेयर होल्डर ये थोड़ी चाहेगा। देखो, मतलब मान लो मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, 3 शेयर होल्डर थे, तीनों अलग अलग कंपनी में पैसा लगाते थे। मिस्टर ए की कंपनी में लॉस हो गया तो उनको डिविडेंड नहीं मिला, जाहिर सी बात है, प्रॉफिट की कंडीशन में ही दे रहे थे हम यहाँ पे, याद करो। मिस्टर बी जिस कंपनी में थे उस कंपनी में प्रॉफिट हुआ और कंपनी ने डिविडेंड भी डिक्लेयर कर दिया, 0.2% उनको मिल गया डिविडेंड। मिस्टर सी क्या कह रहे हैं, उनकी कंपनी ने सबसे ज़्यादा प्रॉफिट आया, उनकी कंपनी में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट आया उनकी कंपनी को, लेकिन उनको कोई भी डिविडेंड नहीं मिला। तो ये तीनों आपस में क्या डिस्कस करेंगे। मिस्टर ए क्या कहेगा, यार लॉस हो गया, वैसे तो कंपनी अच्छी है, पिछले कई सालों में उसने डिविडेंड दिया है। मिस्टर बी क्या कहेंगे, यार देख कम पैसा कम प्रॉफिट हो लेकिन डिविडेंड दिया उसने, हमारा ख्याल रखा। जबकि कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, चाहे तो दे सकती, चाहे तो नहीं दे सकती, पर डिक्लेयर करने का देना जरूरी है। मिस्टर सी क्या कहते हैं, इतना पैसा कमा लिया, पता नहीं कहाँ लेके जाएगी, और हमारी तो कोई वैल्यू ही नहीं है यार, हमारे पैसे से बिजनेस कर गई और हमें ही नहीं पैसे दे रही। ये तो गलत बात है ना, हमें तो कुछ मिलना चाहिए था ना यार। दिवाली तो सबकी होती है, अब कंपनी ने पैसा कमाया तो कंपनी की भी दिवाली आई, तो हमारे को भी तो कुछ कंपनी को हमारा भी ख्याल रखना चाहिए था कि नहीं रखना चाहिए था। बेकार कंपनी मैनेजमेंट खराब है। अब वो एक इंडिविजुअल मिस्टर सी पूरे दुनिया में जाके क्या कंपनी की इमेज अच्छी बताएगा, कंपनी की गुडविल बेकार बताएगा। अब इनसे 4-5 अगर इन्वेस्टर अट्रैक्ट भी हो रहे होंगे ना, तो मिस्टर सी क्या कहेगा, बेकार है, मतलब डिविडेंड नहीं देती,
एक ही कंपनी में चला जाए वो दे भी देती है, बी की तो चलो एक ही तो लॉस में थी, बी की कंपनी दे रही थी, ठीक है। तो ऐसे क्या होती है, इसकी इमेज खराब होती है, समझते हो। तो डिविडेंड देना है नहीं देना ये बहुत बड़ा रिस्क होता है, बहुत बड़ा सरदर्द होता है। फिर डिविडेंड पेड और नॉट टू बी पेड बाय, पहला हो गया। दूसरा, हाउ मच डिविडेंड टू बी पेड, अगर दे रही है तो कितना देगी। जैसे मिस्टर बी के केस में क्या था, 0.2% दे रही है, कंपनी ने बहुत सोच समझ के डिसीजन लिया होगा, क्योंकि उसको कैश फ्लो भी तो मेंटेन करना है। कैश जाएगा लेकिन पूरी तरह से लौटा भी तो मत दो, मेंटेन करना कि आगे का भी सोचना पड़ेगा कि नहीं सोचना पड़ेगा। फिर डिविडेंड आज दोगे, यानी आज का मतलब साल के बीच में दोगे या लास्ट में दोगे। फाइनल डिविडेंड कब होता है, जब आपकी जर्नल मीटिंग होती है, एनुअल जर्नल मीटिंग होती है। आई डोंट नो कि आपको कितना पता है इसके बारे में, लेकिन आई जस्ट वांट टू नो यू कि साल में एक बार मीटिंग होती है जिसके अंदर मालिक को बुलाया जाता है कि मालिकों ने, शेयर होल्डर आओ, हम आपको बता रहे हैं कंपनी के अकाउंट्स क्या रहे हैं इस साल के, कंपनी का टैक्स रिलेटेड प्रोसीजर क्या रहा है, कंपनी ने प्रोडक्शन कितना किया, मतलब सालाना कंपनी ने क्या क्या काम की एक्टिविटी की है उसके बारे में बुलाया जाता है। शेयर होल्डर्स को बुलाया जाता है, उन्हें बताया जाता है, उन्हें बोला जाता है कि हम ये काम करना चाहते हैं। उसके ऊपर वो रेजोल्यूशन पास करते हैं। 70%, कई चीज़ों के ऊपर 75% वोटिंग चाहिए होती है, कई चीज़ों पे 51% वोटिंग चाहिए होती है, जिसे कहा जाता है 70% के लिए कहा जाता है स्पेशल रेजोल्यूशन, और 51% के लिए कहा जाता है आपका सिर्फ रेजोल्यूशन, उसका नाम दिया जाता है, ठीक है। तो जो आपका स्पेशल रेजोल्यूशन है वो कुछ स्पेसिफाइड चीज़ों के लिए लगाया गया होगा, और जो आपका जर्नल रेजोल्यूशन है वो आपको कुछ स्पेसिफाइड चीज़ों के लिए नहीं लगाया होगा, वो जर्नल चीज़ों के लिए लगाया होगा जो 51% पे काम हो जाने वाला है, ठीक है। तो ये वहाँ पे होता है, मतलब साल में मीटिंग होती है, मालिक लोग को बुलाया जाता है, ये काम हो गया, ये करना चाहते हैं, उसको आप अप्रूव कर दो। अप्रूव करने के लिए वोटिंग होती है, दुनिया भर की शो ऑफ एंड पोल वगैरह से इन सबसे वोट कराया जाता है, ठीक है। और वहाँ पे डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है कि हम इतना डिविडेंड एक्सरसाइज डिक्लेयर करने जा रहे हैं। उसके बाद उसको डिक्लेयर करने के बाद जब डिविडेंड साल की मीटिंग बोर्ड आपकी क्या कहते हैं एजीएम के बाद जब उसको डिक्लेयर किया जाता है, दिया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, फाइनल डिविडेंड। लेकिन जब साल के बीच में बिना मीटिंग किए साल के बीच में एक डिक्लेयर कर दे कंपनी कि हम डिविडेंड इतना देने जा रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं, इंटरिम डिविडेंड। मतलब साल के बीच में अगर कोई डिविडेंड डिक्लेयर होता है उसे इंटरिम कहते हैं। जब साल के एंड में सारे काम अकाउंट्स क्लोज करने के बाद डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, फाइनल डिविडेंड। उसे क्या कहते हैं हम, फाइनल डिविडेंड, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और फोर्थ केस कि आप कैश दोगे या फिर बोनस दोगे, मतलब 4 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है। 4 पॉइंट को बड़े अच्छे से आप समझने की कोशिश करो जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। पहला ये, देना है कि नहीं देना है। दूसरा, अगर दोगे तो कितना देना है। तीसरा पॉइंट तीसरा पॉइंट, बीच में दोगे साल के एंड में दोगे। पहला पॉइंट, दोगे या नहीं दोगे। दूसरा पॉइंट, कितना दोगे। तीसरा पॉइंट, साल के बीच में देना है या साल के आखिरी में देना है। चौथा पॉइंट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या कैश दोगे या बोनस शेयर दे दोगे, कैश दोगे या फिर बोनस शेयर दे दोगे। अभी मैं समझाता हूँ और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक प्रैक्टिकल एक्सपोजर लेते हैं और फिर मैं समझता हूँ आपको पुरानी सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो वो जो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट 4 बातें थी वो यहाँ से आपकी क्लियर होने वाली हैं। मैं वो 4 बातें, मतलब दोगे या नहीं दोगे, दोगे तो कितना दोगे, फिर साल के बीच में दोगे, एंड में दोगे, और जब भी दोगे तो वो कैश में दोगे या बोनस में दोगे। तो मैंने यहाँ पे 4 चीज़ें बना ली। 4 चीज़ में देखो, तीसरी चीज़ तो किसी काम की नहीं है। 1, 2 और 3, 4 ये किसी काम की नहीं है, मैंने वैसे एज इट इज़ लिख दिया आप, ठीक है। तो इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ और आई होप मैं आपको समझा पाऊँ ठीक से और आप समझ जाओ बड़े आराम से, ठीक है। तो देखो, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, यहाँ पे मान लेते हैं ये हमारे 10 लाख के हैं और ये मान लेते हैं हमारे 20 लाख के हैं। गुडविल मान लेते हैं 60 लाख की है। इन्वेस्टमेंट मान लेते हैं 10,000 के, आपके 10 लाख की है। अभी टैली नहीं होगा, मैं टैली करना भी नहीं चाह रहा हूँ। मैं नहीं चाहता टैली वैली पे ध्यान दो, क्योंकि अभी मैंने पूरा बैलेंस शीट बनाई कहाँ है, तो ये मैंने अपने हिसाब से वो समझाने के हिसाब से बना दिया। अब केस 1, अब मैं आपसे पूछता हूँ, आप लोग मुझे जवाब देना। कंपनी वांट्स टू डिक्लेयर डिविडेंड, ठीक है। कंपनी वांट्स टू डिक्लेयर डिविडेंड बट, ठीक है, बट रहने देता, अभी डिविडेंड डिक्लेयर करना चाह रही है 20,000। अब मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा कि क्या करें, 20,000 देगी नहीं देगी। अब कंपनी 20,000 रुपये देना चाह रही है डिविडेंड, तो किसे देगी। अच्छा, मैं ये बात प्रेफरेंस को तो हटा ही दो, वो तो डिबेट के मुद्दे से ही बाहर है। तो सारी बात किसके लिए एप्लीकेबल है, इक्विटी को। तो यस, कैन गिव, आराम से दे सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमारे नज़रिए में तो नहीं है। दे रही है, जब डिक्लेयर कर दिया तो देना पड़ेगा। लेकिन क्या जाएगा, कैश जाएगा 20,000 का। ये भी याद रखना है कि हमें अपना कैश फ्लो मेंटेन करके रखना है। अब इस कंडीशन में क्या होगा, देखो, जब 20,000 दे देगी ना कंपनी,
तो ये मिस्टर बी वाली कैटेगरी होगी। जब 20,000 दे देगी कंपनी तो मिस्टर बी में नहीं लिख रहा मैं, आई होप आपने सुन ली होगी वो स्टोरी, तो वहीं पे समझ में आ जाएगा। तो 20,000 दे रही है तो कंपनी का गुडविल अच्छा होगा बेकार होगा, मुझे बस ये बताते जाओ आप। गुडविल अच्छा होगा या बेकार होगा? गुडविल अच्छा ही होगा, कंपनी के बारे में अच्छी बात की जाएगी, इन्वेस्टर अट्रैक्ट होंगे और और अच्छे और सारे इन्वेस्टर आएंगे। क्योंकि जब भी कोई इन्वेस्ट करता है ना वो डिविडेंड जरूर ध्यान देता है। अब बेसिक चाहे बहुत ज़्यादा डिविडेंड ना देती हो लेकिन एक पॉजिटिव न्यूज़ बनी रहती है कंपनी के बारे में। फिर कंपनी वांट्स टू डिक्लेयर डिविडेंड। दूसरी बात, कंपनी डिविडेंड देना चाहती है बट नॉट इन फॉर्म ऑफ कैश। ये भी एक अच्छा रास्ता है और वो भी 20,000 रुपये के देने जाती है। ये भी बहुत अच्छा रास्ता अगर आप समझना चाहो तो मैं आपको समझाता हूँ कैसे। ये भी बहुत अच्छा रास्ता अगर आप समझना चाहो। कंपनी जो है वो क्या देना चाहती है? डिविडेंड देना चाहती है, लेकिन क्या नहीं देनी चाहती? कैश। लेकिन इस केस में भी ना गुडविल अच्छी ही होगी या बेकार होगी, इसका रास्ता मैं आपको देता हूँ कैसे। और मैं बता देता हूँ अभी से आपको, गुडविल अच्छी होगी, बेकार नहीं होने वाली। क्यों नहीं होने वाली इसका मैं रीज़न बता देता हूँ, क्यों उसकी गुडविल अच्छी होगी, क्यों इन्वेस्टर अट्रैक्ट होगा आपके पास। तो बड़ा सिंपल है, बड़ा आराम से समझना, ध्यान से समझना। कैश पड़ा है 20,000 रुपये कंपनी के पास और ये डिविडेंड दे रहे हैं लेकिन कैश नहीं जाएगा। अब ये क्या बात हो गई? डिविडेंड जाएगा कैसे अगर कैश नहीं दोगे? तो बिना कैश के तो डिविडेंड जाएगा ही नहीं। तो डिविडेंड जाने के लिए पैसा तो फ्लो होना चाहिए। तो ये क्या बताते हैं पता क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर को बोलते हैं शेयर होल्डर मैं आपको एक स्कीम बताने जा रहा हूँ। शेयर होल्डर बोलता है क्या क्या बताओ। वो बोलता है देखो तुम्हें ना मैं जो डिविडेंड देता, मान लो पर शेयर होल्डर 2 रुपये डिविडेंड आता पर डिविडेंड पर शेयर पे, 2 रुपये पर डिविडेंड देता पर शेयर पे। मैं काम करता हूँ आने वाले टाइम में कंपनी प्रॉफिट में आने ही वाली है, हमेशा मान के चल रहे हैं, नहीं मान के चल रही है, फ्यूचर डिपेंड करता है। और रिस्पांस पीछे का अच्छा रहा है और काम भी अच्छा रहा है, मार्केट में अच्छी न्यूज़ भी चल रही है। एक काम करना, अगले साल हम प्रॉफिट डिक्लेयर करेंगे तो वहाँ से पैसे लेना। शेयर होल्डर की क्या बात हुई भाई? तुम नहीं देना चाहते मत दो, मेरे से क्या पूछ रहे हो? तो इसमें तुम क्या बताना चाह रहे हो, मैं उसको समझ नहीं पा रहा। तो कंपनी बोलती है, कंपनी क्या बोलती है? कंपनी बोलती है तुम एक काम करो, तुम्हारे पे अगर 1 शेयर था ना तो मैं तुम्हें बदले में 1 शेयर और दे देती हूँ, जिसका नाम मैं क्या रख देती हूँ? बोनस शेयर। आई होप आपको यहाँ से बोनस शेयर भी क्लियर हो जाएगा कि बोनस शेयर क्या होता है। और ये कुछ भी रेशो हो सकता है, आपके 1 शेयर के बदले में 1 दे सकती है, 1 शेयर के बदले में 3 दे सकती है, 1 शेयर के बदले में 5 दे सकती है। अब वो शेयर होल्डर बोलेगा इससे मुझे क्या फ़ायदा है, मेरी होल्डिंग ही तो बढ़ रही है। कंपनी कहती है मैं तुमसे पैसे भी नहीं लूँगी, फ्री में दे रही हूँ। तो कहेगा तो अच्छी बात है, लेकिन फ़ायदा क्या? तो कंपनी बोलेगी देखो तुम्हारे पे अगर 1 शेयर था तो वो 1 शेयर नहीं है, अब वो कितने हो जाएंगे? 2। तुम्हें अगर 2 रुपये डिविडेंड मिलना था, 2 नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा? 4। और तुम अगर 1 शेयर को बेचते, मान लो 12 रुपये का बेचोगे मार्केट में, अब वो 12 का नहीं बिकेगा, 24 का, क्योंकि 2 बिक रहे हैं, 2 बेचोगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि 1 ही बेच रहे हो, 2 भी बेच सकते हो। तो मतलब तुम्हारी वैल्यू 12 रुपये शेयर की नहीं रह गई है, अब वो वैल्यू 24 रुपये रह गई। या किसी के पास 10,000 शेयर है, वो 10,000 नहीं रह गए, 10,000 के नहीं रह गए, वो 20,000 के हो गए। तो देखो इससे फ़ायदा कितना है, उसकी नेटवर्थ भी बढ़ जाती है और मार्केट में एक अच्छा रिस्पॉन्स भी बढ़ जाता है। मेरे ख्याल से पहले रास्ते से ज़्यादा अच्छा रास्ता है दूसरा रास्ता। पहले रास्ते से ज़्यादा अच्छा रास्ता कौन सा है? दूसरा रास्ता बहुत अच्छा है। केस नंबर 3, कंपनी अनेबल टू डिक्लेयर डिविडेंड। तो उस केस में क्या होगा? गुडविल भी नहीं अच्छी है मेंटेन होगी और कंपनी को बेनिफिट भी नहीं होगा। तो केस 3 मैं यहाँ लिख देता हूँ, केस 3 डिविडेंड दे रही है कंपनी क्या? नहीं, तो गुडविल भी क्या हो जाएगी? फिर वही सड़ा सा मुँह बनेगा, ये वाला गुडविल भी कंपनी क्या हो जाएगी? बेकार हो जाएगी। लेकिन ज़रूरी नहीं है हर बार ऐसा ही हो, आने वाले टाइम में कंपनी अच्छा भी रिस्पॉन्स कर देगी तो अच्छा भी बन जाएगा। तो काफ़ी कुछ आपने सीखा, काफ़ी कुछ आपको समझ में आया, बोनस शेयर क्या होता है और क्या होता है। कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी तो क्यों करेगी, क्यों नहीं करेगी, ये सारी चीज़ें भी हैं। और कुछ मॉडल्स हैं उसे भी हमने पढ़ना है कि वो मॉडल क्या कहते हैं। अभी हमने मॉडल पढ़ना है, जैसे वाल्टर साहब ने कहा था, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर आपको उनकी डिटेल थ्योरी में नेक्स्ट क्लासेस में बताऊँगा। वाल्टर साहब ने कहा था, ध्यान से सुनिएगा, वाल्टर साहब ने कहा था कि करंट में डिविडेंड दे दो वो ज़्यादा बेटर है, फ्यूचर में दोगे तो वो कहीं ना कहीं रिस्क पे है, वो उसकी वैल्यू डाउन हो जाएगी। बात उनकी भी ठीक है, क्यों उन्होंने ऐसा कहा था इस बारे में भी रिसर्च करेंगे और थ्योरी मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो चलो मैं मान के चलता हूँ अब आपको ये मेरा वीडियो समझ में आ गया होगा। वीडियो ऑलमोस्ट 30 मिनट्स का हो चुका है। आप क्या करना, आप
आपको मैंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे समझा दी। आप पीछे जाके दोबारा से रिवाइज करना, फिर लास्ट पे आके फिर रिवाइज करना। मतलब इस वीडियो को कोशिश करो 2 से 3 बार देखने की। 2 से 3 बार देखोगे तो आपको नया टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको सीखने को मिलेगा। मैंने बहुत मेहनत करी इस वीडियो को बनाने के लिए, बहुत सारे कंटेंट लिखे हैं। 30 मिनट की वीडियो के पीछे 3-3 4-4 घंटे की मेहनत लग जाती है। तो मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप भी मेरे वीडियो को जैसे बता रहा हूँ उस तरह से पढ़ोगे, समझोगे और अच्छे से इसको करने की कोशिश करो, क्योंकि ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि डिविडेंड का भी इंपॉर्टेंस तो हम सभी को जानना है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरा ये बेसिक वीडियो जो था आपका डिविडेंड के ऊपर आपको समझ में आया होगा, और आई होप आपको और भी आने वाले वीडियो मेरे समझ में आएंगे। इसी तरह से मेरे वीडियोस को प्यार देती रहिए और शेयर कीजिए। पसंद आया तो लाइक कीजिए, जो आप हमेशा करते हो, और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर तक अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन को भी दबा दो, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट तो आपको उसी से मिलने वाली है, ठीक है। थैंक यू जी, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, और इसकी हम सीरीज़ को आगे कंप्लीट करेंगे। डिविडेंड हम अच्छे से सीख लेंगे, और आपको जो क्वेश्चन दिया उसको ज़रूर कीजिए, और मुझे उसके आंसर्स को आप व्हाट्सअप कीजिए, और इस तरह से अपना प्यार देते रहिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शब्बा खैर। आपका अनेक अनेक धन्यवाद।